सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। आजकल सबकी ही सुबह आउट ऑफ कंट्रोल है, दुनिया बोल है, तेरी दुनिया बोल है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एंड गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। गुड मॉर्निंग तलहा, कैसे हैं आप? गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम टू एवरीवन हु इज वाचिंग। बड़ा स्पेशल दिन है सुना है मैंने। जी बिल्कुल, बहुत स्पेशल दिन है आज, और स्पेशल दिन पिछले 2 दिनों से चल रहा है। हम देख रहे हैं जिस तरह की एक तो पॉलिटिकल सिनेरियो जिस तरह का चल रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा क्या होने वाला है। एक तरफ लग रहा है कि जब कहते हैं ना कि इतना सब कुछ हो जाएगा, लेकिन होता कुछ भी नहीं है। लेकिन आज मैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इशू पर सबसे पहले इंट्रो में डिस्कस करना चाहूँगी तला। वो बहुत ज़रूरी है। आजकल तमाम पेरेंट्स का वो शिकवा है, तमाम पेरेंट्स परेशान हैं। मैं चाहूँगी कि स्क्रीन पे पहले आपको मैं वो पिक्चर दिखाऊँ, फिर उसके बाद उस बारे में बात करूँ। अगर प्लीज़ वो पिक्चर दिखा सकते हैं हमारे व्यूवर्स को। ये देखिए, तालीम के नाम पर धंधा। कॉपी की मार्केट में कीमत 40 रुपए, स्कूल मोनोग्राम लगाते हैं तो कीमत 140 रुपए हो जाती है। प्राइवेट स्कूलों से कॉपियां, किताबें और स्टेशनरी बेचने के अमल पर मुकम्मल पाबंदी आयद की जाए। ये तमाम आवाज़ हैं एक आम आवाम की, स्कूल्स की, ये मालिकान से उनकी मुखालफत करने के लिए कि उस पर पाबंदी लगाई जाए। कोई तो देखे, कोई तो नजर सानी करे इसके ऊपर। स्कूलों का तालीम को फ़रोग़ देना ना सिर्फ एक काम रह गया है, बल्कि एक बिजनेस बना लिया है उन लोगों ने इस चीज़ को। आप देख सकते हैं, हम सब जानते हैं ये बात कि समर वेकेशंस के बाद न्यू सेशन स्टार्ट हो चुके हैं। कुछ के 1 अगस्त से हो गए हैं, कुछ के आने वाले वेडनेसडे से होने वाले हैं, 10 मुहर्रम के बाद से। लेकिन सबसे अहम मसला, एक इशू ये है कि जो हम सब जानते हैं, तला हमने अपने शो में भी डिस्कस किया था पहले कि प्रिंटिंग प्रेस वालों ने हड़ताल कर दी थी, जिसकी वजह से अभी भी स्कूल तो खुल गए हैं, लेकिन आपकी जो बुक्स हैं, आपका सिलेबस है, वो प्रॉपरली नहीं मिल रहा है, मार्केट्स में अवेलेबल नहीं है। दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट वजह यह है, तमाम पेरेंट्स इस बात पे एहतजाज कर रहे हैं, परेशान हैं। एक तो महंगाई इतनी ज़्यादा हो गई है, हर चीज़ महंगी हो गई है, पेट्रोल की कीमतें बढ़ गई हैं, हर चीज़ बढ़ गई है। तो कॉपीज़ जो एक नॉर्मल मार्केट से 40 रुपए की मिल जाती है, स्कूल मोनोग्राम के साथ 140 रुपए की मिल रही है, सिर्फ एक कॉपी, वो भी 100 पेजेस की। और स्कूल की जब अब लिस्ट दी जाती है स्टेशनरी की, उसमें मेंशन होता है कि जी आपने 200-250 पेजेस की कॉपी लेनी है, तो जस्ट इमेजिन, उसको मल्टीप्लाई कर लें आप, क्या अमाउंट बनती है। अब लोग परेशान हैं, जहां हम कोशिश करते हैं कि जी दारा कर लें, या फिर हम जहां से सस्ता ले सकते हैं सामान स्टेशनरी का, स्कूल कलर पेंसिल्स का, या फिर आपकी जो बच्चों का पेंसिल बॉक्स होता है उसका, कॉपीज़ का या कवर्स का, वो हम सस्ता ले सकें, लेकिन उस पर भी पाबंदी लगा दी कि नहीं जी आप सस्ता नहीं ले सकते, हमारा बिजनेस ठप हो जाएगा, आपने स्कूल वालों से ही लेनी है स्टेशनरी। और बाकायदा तला एक अफसोस की बात यह है कि प्रॉपर जो लिस्ट दी जाती है उसमें ब्रांड भी मेंशन किया जाता है कि आपने इस ब्रांड के इस कंपनी के कलर पेंसिल्स लेने हैं, आपने इस ब्रांड के इस कंपनी के क्रेयॉन कलर्स लेने हैं, फिर ऊपर से मार्कर्स आपने ये वाले लेने हैं, रेजर्स आपको इसी कंपनी की चाहिए, वरना जब टीचर के पास सबमिट करवाएंगे स्टेशनरी वो रिजेक्ट कर देंगी। वो कहेंगी जी नहीं, आई एम सॉरी, आपको ये लिस्ट दी गई थी, इसमें ये लिखा हुआ है, आप यही लेके आइए। तो आप देखें, जहाँ पे तालीम को फ़रोग़ देने की बात होती है, वहाँ पे तालीम के नाम पे हमारे यहाँ बिजनेस किया जा रहा है। मौलाए कायनात हज़रत अली अलैहिस्सलाम का वर्दा कौल है कि कुफ्र अगर आपका हुक्मरान काफिर हो तो उसे बर्दाश्त कर लिया जाए, लेकिन अगर आपका हुक्मरान जालिम हो तो उसे बर्दाश्त ना किया जाए। ये जुल्म है और कुछ भी नहीं है। हमारे मुल्क में जहाँ पर ह्यूमन राइट्स नहीं है, वहाँ क्या हम कंज्यूमर राइट्स की बात करें, एनिमल राइट्स की बात करें, दीगर राइट्स की बात करें, यहाँ बहुत एजुकेशन राइट्स की हम बात करें। वर्दा यहाँ पर लेट मी ऐड टू दिस, यहाँ पर सिचुएशन ये है कि जो इंसान को जिंदा रहने के लिए बेसिक नेसेसिटीज चाहिए, वो सबसे बड़ा कारोबार होगा। उसी तरीके से हम सबको लूटेंगे। तालीम और सेहत बुनियादी बेसिक नेसेसिटीज हैं, लेकिन सैडली उनको सबसे बड़ा बिजनेस बना दिया गया है, क्योंकि यही कारोबार है जिससे पाकिस्तानियों का खून चूसा जा रहा है। इस वक्त हमारे पे हमसे टैक्स पे टैक्स लिया जा रहा है, दुनिया में भी टैक्स लिया जाता है। वहां पर फ्री एजुकेशन होती है, फ्री हेल्थ होती है, फ्री सर्विसेज होती हैं। यहां पर हमें टैक्स लिया जाता है, रोड तक नहीं मिलता, गटर तक नहीं मिलता, बेसिक नेसेसिटीज से महरूम कर दिया है। इट्स वेरी सैड। अल्लाह करे कि हमारा मुल्क सही राह पर आए, मैं दुआ करूंगा। लेकिन आज मुल्क में बहुत कुछ हो रहा है, इस्लामाबाद में बहुत कुछ हो रहा है, वहां पर इस वक्त सिक्योरिटी हाई अलर्ट पर है, पीडीएम हो, पीटीआई हो, सब अदालतों की तरफ जा रही है, जुडिशल कमीशन की तरफ जा रहे हैं, पीटीआई का एहतजाज भी मुल्क गिर हो रहा है, शैला रजा थाईलैंड जा रही है, ये भी आज आपको शो में बताएंगे। साथ साथ डॉलर 10 रुपए नीचे आ गया है, और अब प्रोड्यूसर साहब मेरे कान में बार बार शोर कर रहे हैं, इसलिए मैं बोल देता हूं। नजर डालते हैं आज की बड़ी खबरों पर। इलेक्शन कमीशन के फैसले के समरात क्या होंगे? कानूनी माहिरीन की राय तकसीम, पीटीआई सख्त नाराज, खान साहब का सुप्रीम जुडिशल काउंसिल जाने का ऐलान।
पीटीआई आज मुल्क भर में मुजाहरे भी करेगी। डॉलर ₹9.5, सोना 8,500 फी तोला सस्ता, फ्यूल एडजस्टमेंट चार्जेस कम होने की यकीन दहानी, मौसमी हालात में अचानक बेहतरी, वजह क्या है, बात होगी आज के प्रोग्राम में। टेक्सटाइल इंडस्ट्री की एक्सपोर्ट में 10% तक कमी आ गई। एप्टिमा में हालात संभालने के लिए फौरी इकदाम की अपील कर दी। इकोनॉमिक मैनेजमेंट टीम, एनर्जी मैनेजमेंट टीम और एग्रीकल्चर मैनेजमेंट टीम बनाने की अपील। और मैरिट जीत गया, दोस्ती हार गई। हसन अली एशिया कप के लिए कौमी स्क्वाड से बाहर, शायकीन भारत के खिलाफ मार्के देखने को बेकरार। बड़ा इंपॉर्टेंट डे आज वर्दा, यकीनन मुल्क में बहुत सारी हैपनिंग्स हैं जिनको आज हम डिस्कस करेंगे, लेकिन लेट्स गो टुवर्ड्स द पॉलिटिकल हैपनिंग फर्स्ट। इस वक्त पीटीआई जो है बड़ी अजीब सी सिचुएशन है। जो ममनुआ फंडिंग केस है उसमें किसी ने $100 दिए हुए, $50 दिए हुए, $20 दिए हुए। हस्बैंड एंड वाइफ है, हस्बैंड जो था वो यूके का था, वाइफ इंडिया की थी और जॉइंट अकाउंट था, डिक्लेयर कर दिया। तो वेरी सिचुएशन जो हमारी बड़ी पिकेरियस है, बड़ी सैड है। समझ में नहीं आ रहा कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने किन बुनियादों पर यह फैसला दिया। लेकिन जो फ्रूट एंड वेजिटेबल की जो कंपनी है जिस पर उन्होंने करार दिया है कि वो इंडिया की कंपनी है या फॉरेन कंपनी है, वो सियालकोट में बेसिकली है और उनके ओनर ने खुद आके डिक्लेयर किया है, उन्होंने दिखाया है सोशल मीडिया पे कि जी देखिए ये सियालकोट में कंपनी है, ऐसा कुछ भी नहीं है। और आपने उसको फॉरेन फंडिंग केस में डाल दिया, ममनुआ फंडिंग के लिए कर दिया है। फिर एक शहरी जो बताते हैं कि जी मेरी शहरियत पाकिस्तानी है लेकिन मैं कनाडा में रहता हूँ, तो इस वजह से उन्होंने कितनी अमाउंट डोनेट कर दी होगी तला। वेरी सैड, आंखें बंद करके फैसला किया गया है। पॉइंट इज कि इमरान खान को बचपन से हम लोग भी डोनेशन देते आ रहे हैं। मुझे भी आज तक याद है कि मैं एक स्कूल में था अपने, और फाउंडेशन पब्लिक स्कूल में, अब हम छोटे से थे, हैदराबाद में स्कूल था, वहां पर भी इमरान खान आए थे, शौकत खान। हमें मालूम है कि इमरान खान फंड रेजिंग में कितने एक्सपर्ट हैं और जिस तरीके से उनको टारगेट किया जा रहा है, सो इट्स रियली सैड। और पीटीआई इस वक्त आज एहतजाज का ऐलान कर चुकी है, इलेक्शन कमीशन के दफातर के बाहर एहतजाज करने जा रही है। और खान साहब ने गुज़िश्ता रोज इस हवाले से खुलकर एक इंटरव्यू में बात भी की कि उन्होंने ओपनली कह दिया था कि एहतजाज होगा और अब मुल्क को पीटीआई ही संभालेगी। तलहा जो खुद कह रहे हैं कि मुझे आप ईसीएल में नाम डालें 100 बिस्मिल्लाह, मुझे जाना ही नहीं है बाहर, उसका नाम ईसीएल में डाल के क्या खुशी मिल जाएगी। लेकिन मैं ये सोचने पर मजबूर हूं वर्दा कि पीटीआई ने तो चलो फंड रेजिंग के थ्रू अपने पैसे जनरेट करके पार्टी चलाई। पीपल्स पार्टी, नून लीग और दीगर जमातें ये कहां से पैसा लाती हैं सियासत करने का? मैं यहाँ पे एक बात कहना चाहूंगी तला, जिनको अपने अकाउंट में पड़े 25 अरब का नहीं पता कि वो कहां से आए, कैसे आए, किसने दिए, वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से चंद डॉलर्स का जो है मुतालबा कर रहे हैं कि हमें यहाँ डिटेल्स दो, उनको उसके बारे में पता है, अपने अकाउंट का होश नहीं है। जब ये इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में अपने असासे डिक्लेयर करते हैं, अपने एसेट्स डिक्लेयर करते हैं, तो हमें देखकर हंसी आ जाती है कि जो इनका घर लेट से 50 करोड़ से भी ऊपर का होगा, उसकी कीमत वो लिखवाएंगे 2.5 करोड़, 3 करोड़, 1.5 करोड़। हैरान हो जाते हैं। अफजल जावेद साहब हमारे साथ मौजूद है, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की अपडेट उनसे लेंगे। अफजल जावेद को वैसे हमारे बड़े अच्छे दोस्त भी हैं, तो उन्हें अज्जू भी बुलाते हैं। तो अज्जू भाई ये बताइए कि इसको क्या सूरत हाल है इस्लामाबाद में? व्हाट इज हैपनिंग देयर? इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के पास सिक्योरिटी सुना है, बड़ी हाई अलर्ट है, एहतजाज की कॉल है, जुडिशल कमीशन जा रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट जा रही हैं पार्टीज। व्हाट्स हैपनिंग इन इस्लामाबाद? अपडेट कीजिए हमें। तला देखें, बिल्कुल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से जो ममनुआ फंडिंग केस के हवाले से इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने जो फैसला सुनाया उसे पहले ही जानिबदार करार देते हुए इमरान खान इसको मुस्तरद कर चुके हैं। न सिर्फ चीफ इलेक्शन कमिश्नर के खिलाफ जो है रेफरेंस लाने का ऐलान किया, बल्कि इस जो फैसले को भी जो है अदालत में चैलेंज करने का ऐलान किया। आज के दिन इमरान खान ने जो पुरअमन एहतजाज देने की कॉल दे रखी है उसको जो है हुकूमत ने मुस्तरद किया है और जो इम्पोर्टेड हुकूमत की जानिब से डी चौक जाने वाले तमाम रास्ते जो हैं मुकम्मल बंद कर दिया। आपको बताऊं अभी जो ऑफिस आवर्स है, कि मेरे कैमरामैन दिखा सके, इस वक्त जो इस्लामाबाद चौक पे मैं मौजूद हूँ, जो इस्लामाबाद का जो इलेक्शन कमीशन की तरफ जाने वाला जो मरकजी रास्ता है उस पर जो है इस वक्त बुरी तरीके से ट्रैफिक जाम है। बहुत सारे मुख्तलिफ सरकारी जो दफातर हैं वो यहाँ पर इस्लामाबाद में मौजूद होते हैं, लेकिन इस्लामाबाद की इंतज़ामिया ने इस तरफ जाने वाले रास्ते को कंटेनर्स लगा के मुकम्मल तौर पर जो है बंद कर दिया है। बड़े बड़े कंटेनर जो है यहाँ पर लगाए गए हैं, आगे मेरा कैमरामैन आपको ये दिखा सके, तो कंटेनर्स लगा के बंद कर दिया गया है। इस्लामाबाद ट्रैफिक पुलिस के जो एहलकार हैं, जो जवान हैं, वो यहाँ पर ट्रैफिक कंट्रोल करने की कोशिश करें। लेकिन आपको बताते चलूँ जो रेड जोन की तरफ आने वाले तमाम रास्ते हैं
इनको जो है कंटेनर्स लगाकर बंद कर दिया गया है। और जितने भी सरकारी लोग अपने अपने ऑफिस को जाना चाह रहे हैं वो शदीद परेशानी का शिकार है। ख़वातीन की बात कीजिए, बुजुर्ग एहलकार की बात कीजिए, कि सब के सब लोग जो हैं वो यहाँ पे हमें परेशान दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि उन्होंने अपने ऑफिस जाना है, काम करना है, लेकिन उन्हें सपोर्ट करने वाला कोई नहीं है। हर कोई ये पूछ रहा है कि ये कंटेनर्स क्यों लगाए गए हैं, तो पुलिस का यही कहना है कि जनाब उन्हें हुक्म मिला है कि रास्तों को बंद कर दिया जाए। आपको बताऊं मैं कि इमरान खान ने पिछली बार भी जब ऐलान किया था तो बिल्कुल पुरअमन तरीके से लोगों को मोटिवेट किया गया था कि किसी ने कानून को हाथ में नहीं लेना, किसी ने कोई भी चीज़ जो है वो नहीं तोड़नी। तो आज के रोज़ भी यही प्लानिंग की गई है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान जब यहाँ इकट्ठे होंगे तो पुरअमन एहतजाज किया जाएगा। लेकिन चूँकि ये कंटेनर्स लग चुके हैं, रास्ते बंद कर दिए गए हैं, तो लगता यही है कि इस्लामाबाद की इंतजामिया हो या वफाकी हुकूमत हो, वो खुद चाहती है कि यहाँ पे इंतशार पैदा हो। रेड जोन के अलावा बाकी शाहराहों को भी बंद किया गया है ना, प्लीज कंफर्म कर दीजिएगा कि रेड जोन के अलावा बाकी शाहराहों को भी बंद कर दिया गया, बाकी सड़कों पे भी कंटेनर्स लगाए गए हैं, ऐसा है? जी बिल्कुल ऐसे ही है। अभी बस मैं भी बहुत बहुत शुक्रिया। बस मैं ये कंफर्म करना चाह रही थी आपसे, अफजल जावेद हमारे साथ मौजूद थे, हमारे नुमाइंदे हैं इस्लामाबाद से, हमें अपडेट, और हमारे साथ मौजूद हैं इस वक्त आलिया हमजा मलिक, रहनुमा PTI हैं, उनसे मजीद बातचीत करेंगे, जानेंगे कि जी रेड जोन के अलावा बाकी दीगर सड़कें भी सील कर दी गई हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का ये कहना है कि जी हम पुरअमन एहतजाज करेंगे, लेकिन हुकूमत, हमने पहले भी देखा था कि किस तरह से उन्होंने 25 मई को किया था, एहतजाज के नाम पर उन्होंने किस तरह से लोगों के ऊपर जुल्म तशद्दुद किया था, जैसे पता नहीं कोई दहशतगर्द रोडों पर निकल आए हैं। तो आज भी कुछ ऐसी ही सूरत हाल लग रही है। आलिया जी, तो मुझे ये बताइएगा कि अगर हुकूमत ने रोकने की कोशिश की या फिर से जुल्म और बर्बरियत की मिसाल कायम करने की कोशिश की, तो आप लोगों की क्या स्ट्रैटेजी होगी, क्या प्लान बी होगा? डेफिनेटली आप लोग इस दफा तो प्लान बी के साथ भी आए होंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक यू। सबसे पहले तो मैं ये कहूँगी कि ये तमाशा 25 मई का तमाशा हो या जो आज ये तमाशा लगाना चाहते हैं, वो ना सिर्फ पाकिस्तानी कौम बल्कि हर बंदा देख रहा है, और मीडिया पल ब पल की खबरें जो है वो आवाम तक पहुँचाई हैं। मैं तो सिर्फ इतना कहूँगी कि अगर आपने पिछले 3 दिनों में PDM की ये जो 16 जमातें इंक्लूडिंग इलेक्शन कमीशन, उनकी रिपोर्ट्स देखी हैं, आपने उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस देखी है, और जिस तरह से उसमें बार बार कहा जा रहा है कि PTI के चेयरमैन इमरान खान को ठिकाने लगाने, राजखत से हटाने जैसी खुली धमकियां दी जा रही हैं, और इनका ये जो पूरा कार्टेल है, ये जो पूरा माफिया है, उसके सरबराह ने जिस तरह खुलम कहा है कि इमरान खान का इंतजाम किया जाना चाहिए, तो हमें तो इस हुकूमत से, इसके इत्तेहादियों से, ये जो PDM माफिया है, उनसे किसी भी अच्छाई की उम्मीद नहीं है। ना उन्हें अवाम नजर आ रहे, ना उनके मसाइल नजर आ रहे हैं, ना उन्हें इस मुल्क से कोई गर्ज है। सिर्फ इस वक्त जो उनका मसला है वो PTI और चेयरमैन इमरान खान है, यानी उनके पास जहर खाने के तो पैसे नहीं है, लेकिन कंटेनर लगाने सही। आलिया साहिबा, मैं यहाँ पे एक और सवाल पूछना चाहूंगी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने, इमरान खान ने क्लियरली कहा है कि हम रेड जोन में दाखिल नहीं होंगे, हम पुरअमन एहतजाज करेंगे, लेकिन राना सलाउल्लाह ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में इन अल्फाजों को इस तरह से बयान किया, उन्होंने कहा है कि हमला करने आ रहे हैं। तो वर्ड हमला करना और एक पुरअमन एहतजाज करना और क्लियरली मेंशन करना कि हम रेड जोन में दाखिल नहीं होंगे, तो आपको नहीं लग रहा है कि हुकूमत बौखलाई हुई है, बहुत ज़्यादा डर गई है, वो इस तरह के गलत अल्फाज इस्तेमाल करके पूरा एक सिनेरियो चेंज करना चाह रही है, नज़रिया बदलना चाह रही है? मैं यही तो बताना चाह रही हूँ कि इनको जब चोर डाकू के सिर्फ नारे लगते हैं ना, तो ये हमारे बच्चों को, हमारी जो बहनें या बेटियां इनको ये नारे लगा रही होती हैं, उनको फाशिस्ट कहते हैं। तो हम आवाम को बताना चाहते हैं असल फाशिज्म ये होती है। हमला किया था इन्होंने इलेक्शन कमीशन के ऊपर, इन्होंने NAP के ऊपर, इन्होंने सुप्रीम कोर्ट के ऊपर। हमने ना पहले हमला किया है ना अब हमला करेंगे। सबने देखा है कि 26 मई को जिस तरह से इंतशार को रोकने की कोशिश चेयरमैन इमरान खान साहब की तरफ से की गई थी, जब उन्होंने पाकिस्तानी अवाम और इदारों को आमने सामने आने से भी रोका था, तब भी हमारा पुरअमन एहतजाज था, तब भी इंतशार में इन्होंने बदला था। हमारी चादर और चारदीवारी का तकद्दुस इन्होंने पामाल किया था। हमारे ऊपर फॉस्फोरस बम बनाने के, दहशतगर्दी के पर्चे इस हुकूमत ने किए। और ये हुकूमत सिर्फ बौखलाई हुई नहीं है, ये इक्तदार से चिमटे रहने के लिए किसी एक्सटेंट तक भी जा सकती है। पहले ये मुसल्लत हुए और अब उस इक्तदार को सिर्फ अपने साथ रखने के लिए ये जिस तरह के फाशिज्म के ऊपर आ रहे, जिस तरह के जुल्म करना
आ रही है। उन्हें इसीलिए कैटेगोरिकली कोट किया है वो जो इस्लाम फरोश, दीन फरोश के ठेकेदार और इनकी वो जो फितना जो वो बैठी हुई है खातून, उनकी जिस तरह की स्टेटमेंट सारी है चेयरमैन इमरान खान, आलिया बीबी देखिए आई ओपनर है। आलिया हमजा मलिक साहिबा, यू नो दिस इज ऐसा मुल्क है जहां सिर्फ पॉलिटिक्स डर्टी है। यहाँ जो भी सियासत करता है ना उसके हाथ गंदे होते हैं। ऐसा हो नहीं सकता कि आप सियासत का हिस्सा बने, क़यादत का हिस्सा बने और हाथ गंदे ना हो। और वो एक और मिसाल भी है कि अगर आप कमीज ऊपर करेंगे तो अपना ही पेट नजर आएगा। हमारे मुल्क में जो नॉर्म्स हैं पॉलिटिक्स के वो बहुत बुरे हो चुके हैं। हमारी सियासत बहुत गिर चुकी है, बिलो द बेल्ट हो गई है। प्राइवेट लाइफ को एक्सपोज करने की कोशिश की जा रही होती है, कॉल्स रिकॉर्ड की जा रही होती है, आपको सब मालूम है। कहने का मकसद ये है कि अब आपका लाहे अमल क्या होगा, क्योंकि यकीनन पीडीएम भी अदालत का दरवाजा खटखटा रही है। खान साहब भी कह रहे हैं जुडिशल कमीशन में जाएंगे। न्यूट्रल से कहने पे उन्होंने रख तो दिया इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के सरबराह को, लेकिन व्हाट्स नेक्स्ट? क्या आप समझती हैं कि अदालतों से आपको रिलीफ मिलेगा? इलेक्शंस कब होंगे ये भी बता दीजिएगा। देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि जिस तरह की डर्टी पॉलिटिक्स, और मुझे लगता है पॉलिटिक्स के लिए छोटा सा वर्ड इन्होंने इजाद कर लिया है। ये इन्होंने इससे आगे की बातें हो गई हैं यहाँ पर पर्सनल अटैक्स पर, जिस तरह से जातियात पर बातें हो रही हैं, वो इससे बहुत आगे की हैं। लेकिन पीटीआई का जो पीटीआई चाहती है, पीटीआई बिल्कुल इलेक्शन कमीशन ने जिस तरह के शगुफे, जिस तरह के लतीफे अपने फैसले के अंदर दिए, ना सिर्फ अवाम ने उनके बखेरे देखा है, फैसला किनके कहने पर लिखा गया है और उसके फैसले के अंदर कितने फ्लॉज हैं। आलिया बीबी, तभी तो हम कहते हैं हमारे मुल्क में फैसले आते हैं, इंसाफ नहीं होता। बहुत बहुत शुक्रिया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सीनियर रहनुमा हमारे साथ मौजूद थी आलिया हमजा मलिक, और उन्होंने वाज़ेह कर दिया कि इस वक्त मुल्क की पॉलिटिक्स का रुझान है और सियासत इतनी गंदी हो चुकी है कि हर हद तक जाने को हर कोई तैयार है। लेकिन हम ये देखा है कि पुलिस ने जब ताकत का इस्तेमाल किया था वर्दा लाहौर में, तो परवेज इलाही साहब सीएम बनने के बाद उन सारे पुलिस वाले को ठिकाने लगा चुके हैं, सबके तबादले हो चुके हैं, विफाक को वापस भेजे जा चुके हैं। तो हम उम्मीद यह है कि इस्लामाबाद की पुलिस वो काम नहीं करेगी, वो बेवकूफ़ी नहीं करेगी जो लाहौर की पुलिस ने किया था। लेकिन हमारे पार्लियामेंटेरियंस बड़ी बेवकूफ़ियाँ करते हैं वर्दा। मुकन्निना का काम होता है कानून बनाना, इनको कहते हैं लेजिस्लेटर्स और लॉ मेकर्स। बट सैडली जब ये असेंबलियों में जाते हैं, ये कानून सिर्फ अपने मफाद के लिए बनाते हैं। नैब के ऊपर टारगेट किया जा रहा है, क्योंकि हम जानते हैं नून लीग हो, पीटीआई हो, इनके ऊपर नैब के बड़े केसेस थे, इन्होंने जेलें काटी हैं, जिसकी वजह से मुल्क से भी बदर हुए हैं। तो अब इन्होंने नैब को निशाने पर ले लिया और नैब के सारे ऑर्डिनेंस खत्म कर रहे हैं, ताकि नैब के पास कोई इख्तियारात ना हो इनके गरेबानों पर हाथ डाल के पूछने के कि भाई ये पैसा कहां से आया। ये तो हम स्टार्ट से ही कह रहे हैं ना कि हुकूमत, लग रहा है कि हुकूमत में आई ही इस वजह से है कि अपने रास्ते सारे सीधे कर सके, अपने सारे केसेस जो हैं वो खत्म कर सकें, अपना रास्ता क्लियर कर सकें। ईसीएल सबने सबसे पहले आते अपने नाम निकाले थे। बिल्कुल सही आप कह रहे हैं। एक ब्रेक की तरफ हम जा रहे हैं और ब्रेक के बाद हम वापस आएंगे और हम ये डिस्कस करेंगे कि असेंबली में क्या हो रहा है, कानून बनाने वाले क्या कर रहे हैं, क्योंकि यकीनन ये बहुत इंपॉर्टेंट इशू है। मैं चाहता हूं कि इसको सही तरह टाइम से हम डिस्कस करें। खैर, इसी के साथ ही एक ब्रेक की जाने बढ़ते, एक ब्रेक का वक्त हुआ है, लेते हैं छोटा सा ब्रेक। मिलते हैं आपसे एक ब्रेक के बाद। देखते रहिए दुनिया बोल है। आजकल जिंदगी सुबह आउट ऑफ कंट्रोल है, दुनिया बोल है, दुनिया बोल है। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। भाई, हम कल तक ये बात कर रहे थे कि मईशत की हालत इतनी बुरी है कि कहीं मुल्क डिफॉल्ट ना कर जाए, और तलहा तो मुसलसल अपने मौक़िफ़ पे कायम थे कि जी हम डिफॉल्ट कर चुके हैं, लेकिन हम डिक्लेयर नहीं कर रहे। ऐसे ही तलहा, The sooner we declare that we have defaulted, जितना जल्दी हम इस बात का ऐलान करेंगे कि हम डिफॉल्ट हो चुके हैं, उतना जल्दी हम अपने पैरों पर खड़े होंगे। क्योंकि यकीनन पैरों पर खड़े होने के लिए दुनिया की जितनी बड़ी बड़ी वर्ल्ड पावर्स हैं सब डिफॉल्ट कर चुकी हैं और आज वो इस मकाम पर पहुंची हैं। हैरानकुन तौर पर अब डॉलर बेहतरी की तरफ आ रहा है, हमें बड़ी खुशी हुई है, और अचानक डॉलर जो है उसने तकरीबन 10 रुपए की जंप मारी है। एज दिन के रुपए के मुकाबले में डॉलर कम हुआ है 10 रुपए के करीब, जिसके साथ जो है बहुत ज़्यादा प्रेशर जो नज़र आ रहा था मार्केट के ऊपर वो भी कुछ बेहतर नज़र आया। स्टॉक मार्केट में भी बेहतरी नजर आई वर्दा। लेकिन मेरा यहाँ पे एक बहुत अहम सवाल है ताला, कि ऐसा कौन सा लदीन का चिराग रातों रात हमारे हाथ लग गया कि एकदम डॉलर की उड़ान जहाँ नीचे थमने का नाम ही नहीं ले रही थी, एकदम 10 रुपए धड़ नीचे आके गिरा। ये कौन सा चिराग है लदीन? पहले माहिरीन से पूछिए, फिर आपको मैं इसका जवाब दूंगा। चलें जी। हमारे साथ को एक्सपर्ट भी मौजूद हैं इस वक्त। मलिक बुस्तान साहब मौजूद हैं, किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, माहिर मईशत भी हैं, फॉरेक्स के ऊपर बड़ी गहरी नज़र रखते हैं। मलिक साहब, ये बताइए क्या वजह आपको नजर आई कल डॉलर में जो कमी हुई है? नहीं, कमी तो पिछले हफ्ते से शुरू हो चुकी थी,
और 1 अगस्त का महीना और मुहर्रम का महीना पाकिस्तान के लिए बरकतों वाला है, क्योंकि ये यौम आज़ादी भी इसी महीने में और इस्लामी महीना भी मुहर्रम से इब्तदा हो रही है। तो पाकिस्तान के रुपए की इब्तदा भी बड़ी अच्छी हुई है और रुपए ने जो है 2 छक्के लगा के कल 12 रुपये गिरे और पाकिस्तान की ये तारीख में पहली दफ़ा ऐसे कि एक दिन में 12 रुपये जो है डॉलर गिरना और रुपया रिकवर करना, ये बड़ा अल्लाह का कर्म है। सबसे पहले तो उनका शुक्र अदा करते हैं हम लोग। और दूसरी जो बड़ी वजह बनी है, दूसरा शुक्र किसका अदा कर रहे हैं जी? दूसरा शुक्र किसका अदा कर रहे हैं? दूसरा शुक्र ये है कि हुकूमत ने भी शुक्र है होश के नाखन लिए हैं और जो चीज़ें उनको जल्द फैसले करने वाले थे, डिले हो रहे थे, उन्होंने फैसला कर लिया। पहला फैसला ये था जिसकी वजह से पैनिक आया था, वो मैं आपको नाजरीन को बताता चलूँ कि हुकूमत ने आपने पता किया कि जो भी इम्पोर्टर है वो LC खोलने से पहले अप्रूवल लेना ज़रूरी करार दिया था। लेकिन कुछ इम्पोर्टर माफिया ने उसको वायलेशन करते हुए बगैर LC खोले 2 अरब डॉलर का माल सी पोर्ट में मंगवा लिया। जब उनका माल पहुंच गया तो उनके जो वेंडर थे उन्होंने प्रेशर डाला। हुकूमत इस पर दुख था कि एक तो पहले इतना बोझ है और इन्होंने 2 अरब डॉलर का जो हम लग्जरी चीज़ें मना कर रहे थे वो भी इन्होंने मंगवा ली। तो वो इस चीज़ से उनको डैमेज पड़ा था। फिर उन्होंने शोर मचाया। जब उन्होंने देखे बैंक इंटर बैंक से में डॉलर नहीं मिल रहा तो उन्होंने फिर फ्री मार्केट, ब्लैक मार्केट और हवाला मार्केट से मनमानी कीमतों पर ख़रीदना शुरू कर दिया। और जिसके पहने गए फिर मैंने गवर्नर साहब से और मुफ्ती तस्मीर साहब से रिक्वेस्ट की कि जो वो गलती कर चुके हैं, हम मज़ीद गलती के गुंजाइश नहीं है तो हमें इन्हें डॉलर इंटर बैंक से अलाउ कर दें ताकि जो भी है बराइंदा के लिए इन पर पेनल्टियाँ लगाएं जो कुछ भी करें। लेकिन इस वक्त ये क्राइसिस पाकिस्तान को ले डूबेगा। तो उन्होंने ये फैसला जो ही किया उनको पेमेंट शुरू हुई। और उसके साथ ही आपने देखा पिछले जून में जो बजट था इम्पोर्ट बिल का वो 7 अरब डॉलर था और मुफ्ती साहब ने कहा कि इस महीने हम 2 अरब डॉलर कम करेंगे। तो पहले तो लोगों को यकीन नहीं था। लेकिन मजीद और डॉलर कितना नीचे आएगा आपको क्या लग रहा है? डॉलर अब रुपये अंडर वैल्यू था, जैसे कि मैंने पहले भी कहा है। ये ज़मीनी इलेक्शन के बाद बहुत बड़ा अपसेट आया मार्केट में और PTI की हुकूमत पंजाब में बनी और उसके बाद ख़बरें तरह तरह के आने की शायद वाकई हुकूमत भी कायम न रहे। लेकिन उसके बाद कल जो इलेक्शन कमीशन का फैसला है और दोनों पार्टी सुप्रीम कोर्ट में ज़ाहिर अब जल्द इलेक्शन तो होने वाले नहीं है। और उसके बाद जो है इस वक्त जो इम्पोर्ट बिल जो 2 अरब डॉलर से मेरे कम हुआ है वो बड़ी खुशैन बात है और हुकूमत ने कहा है कि हम आइंदा भी इसमें कम करेंगे। और मैंने हुकूमत को ये भी बताया, मुफ्ती तस्मीर साहब से मेरी मीटिंग थी पिछले हफ्ते, तो मैंने उन्हें बताया कि अफगानिस्तान का मसला हमारे लिए बड़े दर्द सरी बना हुआ। जब से अफगानिस्तान के तालिबान की हुकूमत के अकाउंट फ्रीज हुए हैं तो उसके बाद 2 अरब डॉलर माना हम इम्पोर्ट बिल इम्पोर्ट कर रहे हैं, उनको पाकिस्तानी रुपये में दे रहे हैं। तो इसको रुपये की बजाय आप इसको बार्टर ट्रेड कर दें तो हमारे 2 डॉलर की एक्सपोर्ट बढ़ जाएगी। तो उस पर भी उन्होंने रजामंदी का इज़हार किया और हुकूमत इस में बातचीत तालिबान से कर रही है कि वो हमें माल के बदले माल दें, जैसे उन्होंने कोयले के 2 अरब डॉलर के एग्रीमेंट किए हैं। तो ये सारी, इसके अलावा बाजवा साहब की जो अपील थी उसने भी अपील कर लिया और जो डील होने वाली थी डिले हुआ इंशाल्लाह बर वक्त हो जाएगी। और चाइना का आज आपने पढ़ा होगा कि उन्होंने 2 अरब सॉफ्ट डिपॉजिट देने के लिए रजामंदी करी, 2.3 उन्होंने पहले दिए थे। इस तरह बोस्तान साहब, चाइना ने 2017 में सीपेक की मद में 100 अरब डॉलर पाकिस्तान को कहे थे, ईरान को 400 अरब डॉलर कहे थे, वहां 400 अरब डॉलर लग गए, हमारे 50 है और बाकी रुक गए। ये हमारी, मैं समझता हूँ, कोताही है और नायल ही समझ सकते हैं, क्योंकि हम जो चीजें हमने करनी थी, हम 2 अरब डॉलर में खुश हैं बोस्तान साहब। देखो हमारे चाइना को हमने जो एतमाद को उसको बदमाशी की सजा कायम हो चुकी थी, लेकिन अभी हुकूमत, लेकिन मैं आपसे नाराज हूँ। आपने एक फोन कॉल को क्रेडिट नहीं दिया। एक फोन कॉल पाकिस्तान से अमेरिका गई थी जिसका बड़ा असर हुआ, उसका तो आपने जिक्र ही नहीं किया। मैं तो बता रहा हूँ कि जो कमर बाजवा साहब की अपील थी उसने बड़ा असर दिखाया। बस बहुत बहुत शुक्रिया मलिक बोस्तान साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह आपको खुश रखे, आबाद रखे। यकीनन सारी सिचुएशन पर नज़र डाल दी है। अब उम्मीद करते हैं कि डॉलर की परवाज थोड़ी कम होगी और मुल्क में इन्फ्लेशन, महंगाई, बेरोजगारी, LCs खुलना शुरू होंगे। अगर ये LCs ना खुली तो एक्सपोर्ट इंडस्ट्री तबाह हो जाएगी। एक्सपोर्ट इंडस्ट्री तबाह हुई, हम कहीं के रहेंगे ही नहीं। टेक्सटाइल को भी आज डिस्कस करेंगे, लेकिन इससे पहले हम टेक्सटाइल पे जाएं, हमारे साथ एक बड़े प्यारे मेहमान इस वक्त स्टूडियो में मौजूद हैं। सैयद आसिफ साहब हमारे साथ मौजूद हैं। वेलकम टू दुनिया बोल है। सैयद साहब, आप शिकागो से पाकिस्तान आए हैं, इतने बड़े आप डॉक्टर हैं वहाँ पे, मैंने सुना है। क्या करने आए हैं आप यहाँ पे आसिफ साहब? थैंक यू तला, थैंक यू वर्दा। हाँ, हम लोगों ने एक सर्विस स्टार्ट की है ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ की फैमिलीज़ के लिए, जो कि इस वक्त कराची बेस्ड है। हेल्थ केयर सर्विस एट योर डोर स्टेप। तो अगर आपके लव्ड वन यहाँ पे हैं, कोई इशू ऐसा हेल्थ का है, तो हम डॉक्टर, थेरेपी, नर्सिंग सर्विसेज, रेडियोलॉजी, एक्सरेज जो होते हैं, उस हर किस्म की सर्विस आपकी डोर स्टेप पे करेंगे।
एक्सरे, सब चीज़ों की सब चीज़ें आप थेरेपी वगैरह सब डोर स्टेप प्रोवाइड करते हैं। और इसकी कॉस्ट क्या होगी, कितना एक्सपेंसिव होता है, ये अफोर्डेबल नहीं होता? सब्सक्रिप्शन बेस्ड मॉडल है जिसमें $300 पूरे साल को कवर करेगा टू सब्सक्राइब टू द सर्विस। इसके अलावा एक मंथली मॉडल है जिसमें $50 मंथ है, तो उसके दैट विल लेट जो आपको एक्सेस देगा सर्विसेज की जो चार्जेज हैं वो इंडिविजुअल डिपेंड करता है कि टेस्ट किस किस्म का है या डॉक्टर का विजिट कैसा है। उसके अलावा अगर आपको हॉस्पिटल में एडमिशन कराना है, विल टेक केयर ऑफ दैट। किसी भी किस्म का वो होगा, टेस्ट होते हैं और लेके जाएंगे हॉस्पिटल में, एडमिट सर्जरी होनी है, वो विल टेक केयर ऑफ ऑल दैट। सर्जरीज की भी टेक केयर लेते हैं? सर्जरीज की भी टेक केयर। और इसकी पेमेंट वगैरह वो सब पेमेंट वगैरह ये सारी आपकी फैमिली जो यहाँ पे उसको किसी किस्म के वो नहीं है, सारा हमारे पोर्टल के जरिए वो होता है। पेमेंट जो है आप वहाँ से हैंडल करेंगे, सारा पोर्टल में पेमेंट होगी, तो आपकी फैमिली को किसी किस्म की इशू नहीं है। फाइनेंशियली टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, टेंशन लेने की कि आपको पेमेंट करनी है, नर्स आएगी आपके यहाँ, आपको पैसे, आपको कुछ भी नहीं देना। हम लोग सारा आफ्टर द सर्विस विल इनवॉइस यू मंथली और उस पे जो भी चार्जेस होंगे हम करेंगे। अच्छा, ये सर्विसेज आप एक्सपर्ट्स के लिए दे रहे हैं, यानी जो पाकिस्तानी दुनिया भर में काम कर रहे होते हैं उनकी फैमिलीज यहाँ पर होती हैं। डॉक्टर साहब, एक किस्सा आपके साथ मैं शेयर करना चाहूँगा। कराची का एक 5 स्टार हॉस्पिटल है, आपको मालूम है यहाँ हॉस्पिटल्स के भी स्टार्स होते हैं ना, डिफेंस में वाक़ई है, और हर किसी को मालूम है कि उससे अच्छा होटल या हॉस्पिटल कोई और है नहीं। वहाँ पर एक बड़े मियाँ गए, उनको लिटा दिया गया और कह दिया गया आपको ये टेस्ट, ये टेस्ट, ये टेस्ट, ये टेस्ट, ये टेस्ट, अब आपको हो सकता है ये बीमारी, ये बीमारी, ये बीमारी। उन्होंने आखिर में, उनकी फैमिली बाहर थी, उन्होंने एक अपने दोस्त को फ़ोन किया और कहा मुझे बचाओ, यहाँ से आके निकालो, ये लोग मुझे छोड़ नहीं रहे। वो बड़े मियाँ को उन्होंने अंदर बिठा दिया था, टेस्ट पे टेस्ट, यानी बिल 1 लाख क्रॉस कर गया था, वो जल्दी 2 लाख क्रॉस करने वाला था, और 1 घंटों की बात थी भाईजान। तो यहाँ पर हॉस्पिटल कसाई से कम नहीं है। और आपने सरकारी अस्पतालों के बाहर भी लाइन देखी है कि वो गवर्नमेंट ऑफ सिंध अपनी तारीफ करने के लिए एड्स तो चला देती है बेनज़ीर ट्रामा सेंटर के, लेकिन हकीकत क्या है, वो जब सिविल अस्पताल के बाहर जाएंगे, रोड से सिर्फ गुजरेंगे और देखेंगे 200 बंदे फुटपाथ पे लेटे हुए हैं, तीमारदार और ये वो, अल्लाह माफ़ करे सर, वहाँ पे तो बड़ा मुश्किल है हेल्थ सर्विसेज यहाँ पर सही हासिल करना। क्योंकि क्या होता है कि आप मेरे ख्याल से उन फैमिलीज के एक एडवाइज़र बन के चल रहे होंगे कि कोई उनको बेवकूफ़ ना बनाए, सही उनको ट्रीटमेंट मिले, सही जगह से मिले और सही पैसों पर मिले। बिल्कुल सही, आप सही कह रहे हैं, क्योंकि दैट्स व्हाट हम ऑफ़र कर रहे हैं। कि बात यह है कि किसी किस्म का जो ये आप कह रहे हैं जी मिडिल मैन का कोई चक्कर नहीं होगा। हमारी जो सर्विसेज होंगी वो आपके लिए होंगी। हमारा कोई हॉस्पिटल से वो नहीं है कि जी हम कोई थर्ड पार्टी उसमें वो इंटरेस्ट है या किसी किस्म का। हम पेशेंट के लिए काम करेंगे, फैमिलीज़ के लिए, और जो हमारा सब्सक्राइबर होगा उसके लिए। तो किसी भी किस्म का इस तरह का जो इशू आएगा, विल टेक केयर ऑफ दैट। उसमें यह कि हमारा डॉक्टर जाएगा जो कि हमारा स्टाफ है, वो असेस करेगा, उसके बाद जो भी रिक्वायरमेंट होगी हम स्पेशलिस्ट से या कंसल्टेंट से डील करेंगे, और जो भी होगा बताएंगे, फैमिली के इनपुट लेंगे, एडवाइस लेंगे और उसके बाद प्रोसीड करेंगे। और हमारी कोशिश ये है कि जो अंडरस्टैंडिंग हॉस्पिटल से हम लोगों की करेंगे तो उसके ये ऊपर नीचे, क्योंकि टेस्ट वगैरह हम टेक केयर करेंगे, उसमें किसी हॉस्पिटल का कोई थर्ड पार्टी का इंटरेस्ट नहीं है। डायग्नोज करने में और उसके बाद क्योंकि हम लोग यूएस बेस्ड हैं, तो अगर कहीं पे थर्ड ओपिनियन, सेकंड ओपिनियन या वो भी हम टेक केयर करेंगे, ताकि आपके पास डॉक्टर्स का नेटवर्क है, उसको पूरा यूटिलाइज किया जाए। अच्छा, यहाँ पे एक और मसला भी आता है कि अगर किसी हॉस्पिटल में आप जाएं, जैसे तन्हा ने बताया कि 5 स्टार 4 स्टार हॉस्पिटल्स हैं यहाँ पे। अच्छा, ये हॉस्पिटल्स में भी एक लॉबी होती है, कहते हैं कि जी हमारी लैब का टेस्ट ही हम एक्सेप्ट करेंगे, इस लैब का हम टेस्ट एक्सेप्ट नहीं करेंगे, आप दोबारा से करवा के आएँ। इसमें भी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है, जो बेचारा पेशेंट होता है इधर से उधर से घूमना पड़ता है। तो ऐसा आपके साथ कुछ आप लोगों ने ऐसा कोई क्राइटेरिया सेटअप किया हुआ है कि आप वहीं से टेस्ट करवाएं, किसी भी लैब से टेस्ट करवाएं, फिर डॉक्टर के पास जाएं, वो एक्सेप्ट ही ना करे उसको? देखिए, मैं खुद इस सिस्टम का ट्रेंड हूँ, मुझे सारे ये इश्यूज जो आप बता रही हैं, बात यह है कि ये सारा पैसे बनाने का वो होता है। तो हमारा जो हम अंडरस्टैंडिंग कंसल्टेंट या स्पेशलिस्ट से करेंगे, उसमें उनका कोई ये नहीं होगा कि यहाँ से टेस्ट होता है, मेरी लैब से कराएं, आपकी या आपकी लैब से। तो बात यह है कि वो पार्ट हम टेक केयर करेंगे जिसमें आपको नहीं इन्वॉल्व होना पड़ेगा कि जी 4 दफ़ा एक ही टेस्ट हो रहा है इस किस्म का, तो वो आपको किसी किस्म की इशू। यानी कि इन अदर वर्ड्स अगर हम कहें तो आप ओवरसीज़ पाकिस्तानी जो रह रहे हैं, आप यहाँ पे उनकी फैमिली के लिए एज ए फैमिली मेम्बर, एज ए फ्रेंड एक रोल प्ले कर रहे हैं। क्योंकि जब भी हर घर में कोई ना कोई माँ बाप बहन भाई कोई होता है, किसकी बीमारी होती है, जब ओवरसीज़ पाकिस्तानी रह रहे होते हैं उनको बहुत टेंशन होती है, हर वक्त छुट्टियाँ लेके आ नहीं सकते, तो आप लोग यहाँ उनकी हेल्प आउट के लिए हर वक्त अवेलेबल हैं, हर चीज़ के लिए, सर्जरीज वगैरह तमाम चीज़ों। बिल्कुल, हम आपकी दूसरी फैमिली का रोल अदा करेंगे और आपको अपडेट रखेंगे। हमने एक पोर्टल बना रहे हैं कि जिसमें सारी इन्फॉर्मेशन अपलोड करेंगे कि आपको एक्सेस करना है, आप एनी टाइम एक्सेस करें, रिपोर्ट आपको है, आप किसी को दिखाना है आप दिखाइए। और दूसरा है कि हमारे एक केयर मैनेजर हम असाइन करेंगे एवरी पेशेंट, एवरी फैमिली, कि जिसमें जब आप पिकअप द फ़ोन एंड कॉल अस, और हम आपको
ये नहीं होगा कि जी अवेलेबल नहीं हो रहा या एक्सेस नहीं है, हर किस्म का। तो वी आर ट्राइंग टू एक्ट के भाई फैमिली अवे फ्रॉम फैमिली, के जी जो आप वहाँ बैठ के नहीं कर सकते वो हम आपके लिए करेंगे। और उसमें ये कि क्वालिटी ऑफ सर्विस और स्टैंडर्ड ऑफ केयर, अगर हमारा मतलब दैट इज़ आवर गोल, एक्सेप्शनल केयर इज़ व्हाट वी सेल। किस नाम से, हाउ डू पीपल कॉन्टैक्ट? हेल्थ केयर -1 जो हमारी कंपनी का नाम है, healthcare-1.com हमारी वेबसाइट है, उसी पे आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, उसी पे सर्विस रिक्वेस्ट कर सकते हैं। उसमें हमारे व्हाट्सएप और फ़ोन नंबर्स भी हैं, फेसबुक का भी पेज है, एनी टाइम यू वांट। और अगेन जो कॉल है, जो मेरा पार्टनर कराची बेस्ड है, हम दोनों के डायरेक्ट एक्सेस नंबर्स हैं। सो वी आर लाइक डायरेक्टली इन्वॉल्व, जिसमें किसी किस्म का ये नहीं होगा कि जी मैंने किसी को कह दिया और उसके बाद वो हो गया। हमने जब स्टार्ट किया था सर्विस तो एग्जैक्टली दैट्स व्हाट वी इम्प्लीमेंटेड, कि जिसमें पेशेंट को या फैमिली को कोई क्वेश्चन ना हो, उनको ये वाली चीज़ है कि जी पैसे कर रहे हैं फलाना, we will satisfy every part of the sort of the system, medication and everything। कि कितनी फैमिली रजिस्टर्ड हैं आपके इस अभी हमने बिल्कुल लाइव गए 2 हफ्ते पहले, तो हमारे पास 2-3 फैमिली शुरू हमने किया था। अभी जब मैं पाकिस्तान आया था तो 3 फैमिली ऑलरेडी हमने इंगेज उसमें कर ली हैं। वी वांट टू बी स्लो बट वी वांट टू प्रोवाइड एक्सेप्शनल केयर। उसमें यह कि किसी किस्म का हम नहीं चाह रहे कि रश हो या वो कोई किसी किस्म की गलत, जो होगा सामने बिल्कुल हम फैमिली को अपडेट रखेंगे। और जिस किस्म की जो दवाओं की डिलीवरी है, बाहर से भेजना है, हर किस्म का। सिर्फ एक्सपर्ट्स क्यों, लोकल्स क्यों नहीं? लोकल मार्केट में आपको यहाँ पे बहुत, एक तो जैसे अभी वर्दा भी कह रही थी कि जो यहाँ पर भी कहा कि जी हॉस्पिटल्स ऑलरेडी इंग्रेंड है सिस्टम में। दूसरी बात ये कि उसके लिए बड़ा सेटअप इस सेंस में चाहिए कि जो लोकल हालात आपने देखा है कि यहाँ पे हॉस्पिटल। लेकिन डॉक्टर साहब लोकल्स अगर देखें ना, अगर हम 5 स्टार होटल में जाते हैं कोई बंदा, आई मीन 5 स्टार हॉस्पिटल में जब कोई जाता है तो वहाँ पर भी खाल उतरनी है। जब मुझे ये मालूम होगा कि मैं $300 देकर एक US इंटरनेशनल पाकिस्तानी डॉक्टर्स के पैनल से कनेक्ट हो सकता हूँ अपनी डायग्नोसिस के लिए, अपनी तशखीस के लिए, क्योंकि यहाँ पर तशखीस के दौरान ही खाल उतर जाती है ना। अभी तो तशखीस हुई नहीं होती कि मरज है क्या, बिल बन चुका होता है। तो तशखीस के लिए अगर लेट से बहुत सारे लोग चाहते हो, सुन रहे हो, आपको देख रहे हो, वो बाहर ना रहते हो, लेकिन हाँ उनके वालिदैन बूढ़े हों, वो शायद इस्लामाबाद में हो, पेरेंट्स कराची में हो, इंटरसिटी हो, दूर हो, बिजी हो, मिल ना सकते हो, काम में मसरूफ हो, और वो आपकी सर्विसेज हासिल करें फॉर एमरजेंसी, कि मैं डायग्नोसिस के लिए भी इनको हेल्प लूंगा और आपकी सब्सक्रिप्शन भी पे करें। देखिए ये सर्विसेज हर एक के लिए ओपन है, एज लॉन्ग एज जो हमारे सिस्टम के थ्रू आना चाह रहे हैं। हम ये लोकल ये नहीं है कि जी हर एक इलाके में एक ऑफिस बना हुआ है और आप जाके दिखा लें। तो जो हमारे सर्विस पोर्टल के जरिए आएगा, एनीबडी इज़ वेलकम। एक चीज़ जो आपने अभी बात कही वो मैं बड़ी क्लियरली वो करना चाहता हूँ कि वी आर नॉट इमरजेंसी सर्विसेज, क्योंकि वी आर नॉट इक्विप्ड विद लाइफ सेविंग जो होता है कि जी अगर आप मेरे डॉक्टर को करेंगे, अब 2 घंटे बाद पहुँच रहा है, चेस्ट पेन हो रहा है, हार्ट अटैक हो रहा है, तो उसके लिए हॉस्पिटल्स बेटर इक्विप होते हैं। और वो मेरा रिकमेंडेशन अपनी फैमिली के भी होता है, कहीं पे ये सिचुएशन हो, गो टू द हॉस्पिटल, क्योंकि उनके पास वेंटिलेशन चाहिए। कोई भी चीज़ ऐसी है कि जो घर पे नहीं हो सकती, अब डॉक्टर आके देखेगा वो भी वही करेगा। तो उसमें ये कि आई वांट टू वेरी क्लियरली डिमार्केट के हम इमरजेंसी सर्विस नहीं है, हम अरेंज करेंगे इलेक्टिव सारी चीज़ें। अगर लेकिन हमें लगेगा कि जी आपको कार्डियोवैस्कुलर जाना है तो विल टेल यू एंड विल टेक इट यू। यानी कि आप मेडिकल एड्स प्रोवाइड नहीं करें, इमरजेंसी एड प्रोवाइड नहीं करें, आप एक ब्रिज का रोल प्ले कर रहे हैं बिटवीन द डॉक्टर्स, हॉस्पिटल्स एंड द फैमिली एंड द पेशेंट, राइट? जी हाँ, फॉर इमरजेंसी सर्विसेज। बाकी सारी सर्विसेज हमारी अपनी है, हमारा अपना स्टाफ है, और उसमें स्पेशल लिस्ट के लिए ऑब्वियसली हमें बाहर जाना पड़ता है, क्योंकि वो लोग घर नहीं जाता, जनरली नहीं जाना पसंद करते। लेकिन ये कि वो ब्रिज भी है, हमारा अपना भी स्टाफ है। इमरजेंसी का मैं इसलिए कह रहा हूँ कि वो लाइफ एंड डेथ मामला होता है, जिसमें लाइबिलिटी भी बहुत ज़्यादा है, और दूसरा ये कि हम अपने मरीज की लाइफ को रिस्क में नहीं डालना चाहते। आपने बहुत अच्छी एक सर्विस स्टार्ट की है, और बीइंग एन ओवरसीज पाकिस्तानी जो हम मैं भी बाहर रह के आई, तो मैं इस चीज़ को बहुत अच्छे से समझ सकती हूँ कि जो लोग बाहर रह रहे होते हैं उनको अपनी फैमिली की कितनी टेंशन, कितनी फिक्र होती है, और बार बार वो आ नहीं सकते। तो इस तरह की एक सर्विस मिलना उनके लिए एक ब्लेसिंग है। थैंक यू सो वेरी मच डॉक्टर साहब, आप आए हमारे पास, हमारे शो पे। अल्लाह ताला आपको कामयाब करे, और आपकी जो नेक ख्वाहिशात पाकिस्तान के लिए, क्योंकि मैं जानता हूँ कि बहुत सारे जो अमेरिका में रहते हैं, आप लोग जो अमेरिका में रह रहे हैं लोग, वो इस वक्त पाकिस्तान को देख के क्या सोच रहे हैं? देखिए घर तो आखिर अपना है, बेशक। तो हालात तकलीफ होती है, तशवीश होती है। और अभी लास्ट सैटरडे को हम लोग पॉलिटिकल शो नहीं है तो मैं बोलना नहीं चाहता, बनी गाला गए हम लोग, उसके बाद हेल्थ। तो हमारी कोशिश ये है कि चीज़ें यहाँ पे बेहतर हों, चाहे किसी भी उसमें। आज हमारी कुछ मीटिंग्स हैं जिन हॉस्पिटल्स का आपने जिक्र किया, तो कोशिश ये कर रहे हैं कि जो इम्प्रूवमेंट हमारी चीज़ उससे आ सकती है, हम कोशिश। ऑल द बेस्ट टू यू सर, वक्त की कमी है। थैंक यू सो वेरी मच। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद डिस्कशन जारी रहेगी, बहुत सारे इंपॉर्टेंट इशूज आपको बताएंगे। शैला रजा थाईलैंड कैसे और क्यों जा रही है, ब्रेक के बाद।
आजकल सबकी ही सुबह आउट ऑफ कंट्रोल है, दुनिया बोल है, तेरी दुनिया बोल है। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक एंड वंस अगेन गुड मॉर्निंग। और सुबह सुबह अब हम बात कर लेते हैं कुछ मौसम के अहवाल की कि मौसम की क्या सूरत है हाल है। तो अगर कराची की बात की जाए तो आज मुख्तलिफ कराची के इलाकों में कहीं बादल दिखाई दे रहे हैं और समंदरी तेज़ हवाओं का राज भी बरकरार है। लेकिन अगर हम ग्राफ की जानिब देखें तो कराची का दर्जा हरारत आज 30 सेंटीग्रेड तक रहेगा, 29 से 30 के दरमियान रहेगा। और आप देख सकते हैं स्क्रीन पे कि इंडिया की जानिब से बादल पाकिस्तान की तरफ दाखिल हो रहे हैं। तो अब हफ्ते को कराची में हफ्ते इतवार को हल्की फुल्की बारिश के इम्कानात हैं, थोड़ी बहुत तेज़ भी हो सकती है। लेकिन पंजाब की अगर हम बात करें तो पंजाब के कई शहरों में बादलों के डेरे कायम हैं और महकमा मौसमियात के मुताबिक वहाँ बारिशों का भी इम्कान मौजूद है। और जबकि अगर हम लाहौर की बात करें तो लाहौर का दर्जा हरारत इस वक्त 33 या 32 सेंटीग्रेड तक रहेगा। लेकिन लाहौर में आप देख सकते हैं बादल इस वक्त पूरे छाए हुए हैं और वहाँ पर बारिश हो सकती है। और जबकि इस्लामाबाद की जानिब अगर हम बात करें, इस्लामाबाद, कोयटा, पेशावर और गिलगित बल्तिस्तान में भी बारिश की पेशगोई की गई है। और स्क्रीन पे आप देख भी सकते हैं बादल लाहौर में हैं और सैटरडे संडे तक ये बादल लाहौर से कराची में दाखिल हो जाएंगे, तो फिर बारिश दोबारा से हो सकती है। और जब बात हो रही है मौसम की, गर्मी की, तो मौसम बारिश का हो या गर्मी का, ह्यूमिडिटी और डेंस एयर की वजह से हमें हर वक्त हाइड्रेट रहने की ज़रूरत है ताकि आप गर्मी भगाएं और ठंड रख सकें। सो स्टे हाइड्रेटेड। मौसम का हाल आपने जाना। अब बात करेंगे हम खेल की दुनिया की, और खेल की दुनिया में आजकल बड़े मुकाबले हो रहे हैं। अब बताया जा रहा है यूनाइटेड किंगडम में हम जानते हैं कॉमनवेल्थ गेम्स इस वक्त जारी हैं और उसमें पाकिस्तान के एक खिलाड़ी ने बड़ा बेहतरीन काम किया है, पहला सोने का तमगा जीत लिया है। 24 साला मोहम्मद नू ने वेट लिफ्टिंग मुकाबले में ये मेडल जीता है। तमाम पाकिस्तानियों के स्तंभ में बहुत बहुत मुबारकबाद हो और हर कोई खुश भी है। इसके अलावा एक खबर ये भी है कि मजीद मेडल्स आएंगे। पीपल्स पार्टी की रहनुमा भी है, उनके बारे में आपको बताएंगे। लेकिन इस वक्त जो हमारे पास आप फुटेज देख सकते हैं, भट्ट साहब जो हैं माशाल्लाह से उन्होंने बेहतरीन काम किया। शैला रजा साहिबा की भी खबर है, वो जा रही हैं जी हॉकी टीम के साथ थाईलैंड। अब किस डेजिग्नेशन पे जा रही हैं? वो टीम मैनेजर बन के जा रही हैं। अनबिलीवेबल, यकीनन एक हैरत अंगेज खबर है कि किस तरीके से एक सियासतदान अपने आप को टीम मैनेजर दिखाकर हॉकी की टीम के साथ थाईलैंड जाना चाहती हैं और जा रही हैं। वेरी एम्बैरेसिंग, वेरी सैड। हमें सोचना चाहिए हमारे सियासतदान चाहते क्या हैं इस मुल्क के साथ, हॉकी टीम की मैनेजर बनना या मुल्क की क़यादत करना, मुल्क को सही राह पर लेकर आना, अवाम की मुश्किलात दूर करना, अवाम की नुमाइंदगी करना। लेकिन शायद उनके जाने से हमारी हॉकी टीम की परफॉर्मेंस बेहतर हो जाएगी, ये एक्सपेक्ट किया जा रहा है। शायद हॉकी की मैनेजमेंट की जानिब से हॉकी एसोसिएशन और हॉकी फेडरेशन को भी सोचना चाहिए कि हॉकी जो हमारा कौमी खेल था उसका ये हाल क्यों हुआ है। वेरी सैड। साथ साथ एशिया कप के लिए भी क्रिकेट टीम का ऐलान कर दिया गया है और बताया जा रहा है कि सिलेक्शन हुई है हमेशा की तरह। कैसी हुई है ये एक्सपर्ट से हम जानने की कोशिश करेंगे। अगर सिलेक्शन का सिस्टम यही रहा वर्दा तो बड़ी मुश्किलात होंगी। लेकर शायकीन का जोश और क्रोश अभी से ही शुरू हो गया है, क्योंकि आपको पता है ज़्यादा मैचेस जो हैं वो इंडिया और पाकिस्तान के बीच होंगे। और जब भी इंडिया और पाकिस्तान के बीच मैच होता है तो बस वही हमारा फुल एंड फाइनल मैच होता है। हम कहते हैं हम बाकी किसी भी कंट्री से हार जाएं, बस भारत से नहीं हारने चाहिए। इस इवेंट में पेशगोई की जा रही है कि मुमकिन तौर पर पाकिस्तान और भारत की टीमें 3 बार आमने सामने आ सकती हैं। इसीलिए पाकिस्तान इस इवेंट से मुतालिक कोई समझौता करने को बिल्कुल तैयार नहीं है। इसीलिए मैनेजमेंट ने वाज़ेह कर दिया है कि अब कोई दोस्तियां नहीं चलेंगी। इसीलिए शायद मुसलसल बदतरीन परफॉर्मेंस का शिकार हसन अली को भी टीम से बाहर कर दिया गया है। उनकी जगह अब नसीम शाह को चांस दिया गया है कौमी स्क्वाड में। राइट, साजिद खान साहब हमारे साथ मौजूद हैं, किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, स्पोर्ट्स एनालिस्ट, एक्सपर्ट, खिलाड़ी। साजिद साहब वेलकम टू दुनिया बोल है। ये बताइए आप सिलेक्शन को कैसे देखते हैं? बहुत शुक्रिया तला जदई और वर्दा, आप दोनों को बहुत बहुत सलाम। यकीनी तो चैनल जो दुनिया बोल है जिस तरह बात करता है हक और सच की बात करता है। मेरिट का खुला कत्ल कर दिया गया, जैसे कि आपने देखा होगा। दोस्तियों की बात थी, हसन को जिस तरह ड्रॉप किया, ये बहुत बड़ी
खुशाइन बात है पाकिस्तान क्रिकेट के लिए। जिस तरह ताला जुतई वर्दा, आपको पता है पाकिस्तान ने तो बहुत बड़ी ज्यादती कर दी शान मसूद के साथ, सरफराज के साथ, शोएब मलिक के साथ और अम्माद वसीम के साथ। ये बहुत बड़ा जुल्म किया पाकिस्तान के रबड़ स्टार मोहम्मद वसीम जो चीफ सेलेक्टर बने हुए हैं, उन्होंने एक भी लड़का सिंध का सिलेक्ट नहीं किया। क्या हो रहा है, कराची के लड़के कहीं और चले जाएं, कराची छोड़ के चले जाएं। ये पाकिस्तान की टीम है भाई, पाकिस्तान टीम में मुझे बताइए ये कितनी बड़ी ज्यादती है। कराची का एक लड़का आप सेलेक्ट नहीं करते, एशिया कप में एक लड़का नहीं है, ओडीआई में एक लड़का नहीं है, एक विकेट कीपर आप लेके जा रहे हैं। सरफराज का कसूर ये, उसका ताल्लुक कराची से। और जिस तरह टीम ओडीआई के लिए सेलेक्ट की गई है, एशिया कप के लिए सेलेक्ट की गई, 2 वर्ल्ड कप आपने खेलना है। जिस तरह आपने वर्दा अपने इंट्रो में बताया 3 मैच पाकिस्तान और इंडिया खेल सकता है। 28 तारीख की बात करूँ, 4 तारीख की बात करूँ, 11 तारीख की बात करूँ, एशिया कप में खेल सकता है। ये अच्छी खुशाइन बात है क्रिकेट के लिए। मगर जिस तरह वर्दा आपने अपने इंट्रो बताया, नसीम शाह वर्ल्ड फास्टेस्ट बॉलर पाकिस्तान टीम में मौजूद है, उसकी जितनी भी तारीफ कीजिए कम है। जिस तरह के उसने श्रीलंका में जिस तरह आउटस्टैंडिंग बॉलिंग की, खुशाइन बात है। मगर आप देखें जो शाहिन शाह हाफिज अनफिट हुआ, उसके बाद बैकअप तो कुछ नहीं था, बाबर की कप्तानी ऑफ कलर रही। मगर बाबर अपनी कप्तानी से इसलिए डर रहे हैं, शान मसूद का कसूर ये है, पाकिस्तान का आउटस्टैंडिंग प्लेयर है, उसको आपने सेलेक्ट नहीं किया। इफ्तिखार जो है वो रिजवान का दोस्त है और रिजवान ने डंके की चोट पे इफ्तिखार को कराया। आप मुझे बताइए आसिफ की इफ्तिखार की क्या कारकर्दगी है? ये अगर इस तरह की टीम करेंगे फिर आप इंडिया से मुकाबला करने जा रहे हैं। देखें इंडिया तो बहुत वो गलती होकर चले गए, 9 कप्तान उन्होंने सेलेक्ट कर दिए हैं इंडिया की। अभी आप देखें 8 के 9 उनकी टीम में कप्तान बन गए। इंडिया तो बैकफुट पे चला जाएगा, मगर हमें उस पर काम करना चाहिए। तला जुतई साहब, पाकिस्तान ने जैसे इंडिया ने जिम्बाब्वे के खिलाफ टीम अनाउंस किया, 8-9 लड़के अपने नए खिलाड़ी खिलाना चाहिए। ये ज्यादतियाँ नहीं करें। देखिए ये बहुत बड़ी ज्यादती, रमीज़ादे पाकिस्तान क्रिकेट को 36 चेयर बनाए और उनकी सैन के पास कोई टीम सेलेक्ट नहीं हो सकती। कराची के लड़के कहाँ जाएंगे? मेरा सवाल ये पैदा होता है, सऊद शकील कहाँ जाएगा, सरफराज कहाँ जाएगा? मुझे बताएं। साजिद साहब आपने कहा सरफराज का कसूर ये है कि वो कराची से है। मेरा सवाल आपसे ये है, कराची का कसूर क्या है? कराची का कसूर ये है, कराची का कोई भी सियासतदान, कोई भी स्पोर्ट्समैन फ्रंट पे आके बोल नहीं रहा। जावेद मियादाद पाकिस्तान का एक बहुत बड़ा नाम है, $50,000 उनको दे दिया, रमीज अंडर 90 का मेंटोल बना दिया, उनका कोई बयान नहीं आ रहा। शाहिद आफरीदी का कोई बयान नहीं आ रहा, वसीम अकरम का कोई बयान नहीं आ रहा। मुझे बताइए मोइन खान का बेटा आजम खान है, आउटस्टैंडिंग क्रिकेटर है, उसका कसूर क्या है? कि मोइन खान का बेटा है इसलिए उसके साथ नाइंसाफी की जा रही है। मुझे बताइए ग्रेटेस्ट प्लेयर कब आवाज उठाएंगे? ये कराची के लोग ही है ना, कराची से इन्होंने क्रिकेट के लिए आजम खान को सिर्फ एक मैच खिला के बिठा दिया गया है ना साजिद साहब, उनका कसूर यही है कि वो कराची से ताल्लुक रखते हैं। मैंने कहा एक मैच के बाद उनको बिठा दिया गया, उनको खिला नहीं रहे मजीद, क्योंकि कराची से ताल्लुक है उनका। आजम खान की बात कर रही हूं। बिल्कुल कराची से ताल्लुक है, कराची के साथ तो जुल्म कर दिया, खुला मेरिट का कर दिया। कोई कहने वाला नहीं, जानबूझ के कर रहे हैं। बात ये नहीं होती जानबूझ के करने की वजह क्या है? मुझे बताइए बैकअप क्या है आपके पास? बैकअप कुछ नहीं है। फिर आप पाकिस्तान की बात करें 2023 2022 वर्ल्ड कप जीतने जाएंगे, इस तरह ठीक है एशिया कप आप जीत जाएंगे, डंके की चोट आप एशिया कप जीत जाएंगे। जैसे कि मैंने कहा था बोल्ड न्यूज़ चैनल ने, सेकंड टेस्ट मैच पाकिस्तान हारेगा, ऑन रिकॉर्ड मौजूद है। पाकिस्तान सेकंड टेस्ट मैच हारा, अपनी गलतियों से हारा, अपनी नाकाम प्लानिंग से हारा, जिसकी वजह से आपको मुंह की खानी पड़ी। जो आपको एशिया कप जीत सकते हैं, मगर एशिया कप तो एशिया में जीतेंगे। आप वर्ल्ड कप खेलने जा रहे हैं ऑस्ट्रेलिया, उसके लिए ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, इंग्लैंड बहुत आउटस्टैंडिंग टीमें होंगी, उसके लिए आपको तैयारी करनी पड़ेगी। आप मुझे बताइए शोएब मलिक का कसूर ये 11,000 रन बनाए उसने और बेहतरीन फॉर्म में, उसका कसूर ये मोहम्मद वसीम की उसकी नहीं बनती, अम्माद वसीम की उसकी नहीं बनती थी। मोहम्मद वसीम टीम के मेरिट पे सिलेक्ट करे ना। आप मुझे बताइए शोएब मलिक को ना सिलेक्ट करने की वजह क्या है? अनबिलीवेबल, यही वजह होगी भाईजान कराची से, और क्या वजह होगी? हम एक पाकिस्तान की टीम को रिप्रेजेंट नहीं करते, हम अपने सूबों की तरह से खेलते हैं। बनाए और क्वालिटी का प्लेयर है, और जिस मिडिल ऑर्डर में अपने इफ्तिखार को खिलाया, हैदर अली को खिलाया, हैदर अली को आप सिलेक्ट कर लेते हैं, शोएब मलिक को सिलेक्ट करें, इफ्तिखार इसलिए सिलेक्ट हो जाता है। मुझे बताइए 22 के 21 वनडे खेला है, उसकी कारकर्दगी क्या है? 1 विकेट ली उसने बॉलिंग में, और पाकिस्तान सुपर लीग में कोई कारकर्दगी उसकी नहीं है। उसके बाद सिलेक्ट कर ले, सिर्फ ये रिजवान की मौलापुरजी है, और रिजवान और बाबर जिस तरह टीम बनाया, जिससे हमने और आपने आवाज उठाई तला जुतई साहब, वर्दा जो आपने हसन को ड्रॉप किया है, हसन को दोस्ती की उसकी मेरिट की कारकर्दगी थी, उसके बाद कोई ड्रॉप करना पड़ा, जिसकी वजह से आपको पूरी दुनिया ने, हर बंदे ने आवाज उठाई ना। अब ग्रुप बंदियों पर टीम थोड़ी जीतती है भाई। सही।
खैर बहुत बहुत शुक्रिया शाहिद साहब हमारे साथ मौजूद थे, थैंक यू सो मच। हमेशा बहुत अच्छी बात करते हैं, क्लियरली वजाहत देते हैं हमें कि ताला यही वजह है कि हम एक पाकिस्तानी टीम की हैसियत से नहीं खेलते, हम एक टीम पाकिस्तानी टीम की तरह तश्कील नहीं देते, इसी वजह है कि हम जो है वो आखिर में हार जाते हैं। लॉबिंग ब्रेक लेते हैं, प्रोग्राम जारी रहेगा। आउट ऑफ कंट्रोल है दुनिया बोल है दुनिया बोल है। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप देख रहे हैं दुनिया बोल है और इस्लामी साल की मुहर्रम उल हराम की आज 5 तारीख है। तलहा जी, आप हमेशा कुछ ना कुछ कहते हैं इस नहीं, आज मैं आपको कहने दूंगा, मैं आज आपको भी हिस्सा डालने दूंगा। हाँ, नहीं आप बहुत जिस तरह की माशाल्लाह से आपकी आवाज़ है और जिस तरह जोर से आप पढ़ते हैं, खैर हमें बहुत अच्छा लगता है। और लेकिन आज इस माह के एहतराम में मजलिस और न्याज़ और नज़र का सिलसिला भी आज जारी रहता है। आज हम आपको मिलवाने वाले हैं एक नात ख्वां, एक उससे मरसी ख्वां से जो हमें पढ़ेंगी, नो सुनाएंगी हमें पढ़ के। उनकी बहुत खूबसूरत आवाज़ है, बहुत यंग हैं, जिसकी मीठी आवाज़ ने लोगों का दिल जीत लिया है। वो घरों में भी काफ़ी लोगों के पढ़ती हैं। फ़िज़ा बतूल उनका नाम है, तो मैं उनसे दरख्वास्त करूँगी कि आज हमें भी कुछ अपनी आवाज़ में वो सुनाएं। जी फ़िज़ा बतूल, वेलकम टू दुनिया बोल है। फ़िज़ा आपको आवाज़ आ रही है? हेलो जी फ़िज़ा आपको आवाज़ आ रही है बेटा? जी फ़िज़ा बेटा बताइए क्या कलाम सुनाएंगी आज आप हमें? आज मैं आपको सुनाऊंगी किए हैं शिमने दो कश। प्लीज़ आपकी सुरीली आवाज़ हम सुनना चाहेंगे। बिस्मिल्लाह कीजिए प्लीज़। सुभान अल्लाह बेटा, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। फ़िज़ा बेटा माशाल्लाह से आपने बहुत खूबसूरत नोहा पढ़ा है। आपकी ये नोहा सुनने के बाद अब मेरा भी दिल चाह रहा है कुछ पढ़ने का, अगर आप मुझे इजाज़त दें। प्रोड्यूसर साहब आपकी इजाज़त है, वरना आप इजाज़त देते नहीं है वैसे। बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। न पूछिए कि क्या हुसैन है, न पूछिए कि क्या हुसैन है, हाँ हुसैन है, हाँ हुसैन है, मेरा बादशाह हुसैन है, हाँ हुसैन है, हाँ हुसैन है, मेरा बादशाह हुसैन है। ये बात कितनी है हंसी, ये बात किस कदर हंसी, जो कह गए मुईनुद्दीन
कि दीन की पनाह हुसैन है, न पूछिए कि क्या हुसैन है। शास्त हुसैन बादशाहस्त हुसैन, दी अस्त हुसैन दी पनास्त हुसैन, सरदाद नादाद दस्त दर दस्त यजीद, हक्का के बिना ला इलाहा अस्त हुसैन। अल्लाह ताला हम सबको पंजतन पाक का गुलाम बनाए, हुसैनियत से रोशनास करवाए। यकीनन ये वो दिन है, अहम अय्याम है, जब हम जानते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का घराना करबला में है और कितनी मुश्किलात से दो चार है, पानी बंद है, तमाम तर लोग इस वक्त परेशानी में घिरे हैं। वो लोग जिन्हें हम शबाबुल जन्ना कहते हैं, वो जो जन्नत की रानी के घराने हैं, वो जो रहमतुल्लिल आलमीन का घर है। यकीनन इस मुहर्रमुल हराम के महीने में हमें सोचना होगा कि हम मुसलमान आज कहाँ खड़े हैं। कितने ऐसे लोग हैं जो अपने आप को हुसैनी कहते हैं और जो अपने आप को हुसैनी नहीं कहते हैं वो किस मकाम पे हैं। मैं दुआ करता हूँ अपने रब से कि अल्लाह ताला हम सब मुसलमानों में यूनिटी पैदा करे। हम सबको जो इस वक्त कई फिरकों में बटे हुए हैं, और सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि 73 फिरके होंगे, सारे जहन्नुमी होंगे। 73 फिरके होंगे, सारे जहन्नुमी होंगे सिवाय एक के। अल्लाह ताला हमें उस एक में शामिल करे अपने महबूब के सदके, पंजतन पाक के सदके, मौला के सदके। क्योंकि अगर इस घर की वर्दा हमने गुलामी नहीं की, अगर हमने इनकी तालीमात नहीं पढ़ी और हम ये समझते रहे कि हम अल्लाह से खुद डायरेक्ट हो जाएंगे, तो याद रखिए अल्लाह कुरान में कहते हैं मेरी रस्सी पकड़ो, और ये रस्सी है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उनकी आल, औलिया, शोहदा, अंबिया। यकीनन इन सबसे प्यार करना चाहिए, सहाबा से प्यार करना चाहिए। फिजा हमारी जो बेटी है, यकीनन इनके वालिदैन का बड़ा रोल है कि आज इनके दिल में इतना इश्क है। जी फिजा बेटा, अभी मुझे बताइए कि आपने सीखा है किसी से पढ़ना, या फिर आपको खुद से बचपन से शौक है, आपके घर में कोई पढ़ता है, वालिदा, आपके वालिद साहब, किससे सीखा आपने कि माशाअल्लाह से आप पढ़ रही थी, खूबसूरत कलाम, बहुत ही सुरीली और प्रॉपर तरीके से आपकी आवाज़ के हर चीज़ बैलेंस था? ये पहले जब मैं छोटी थी ना तब से मैं पढ़ रही हूँ, तो इसलिए बस आगे जाके थोड़ा और इम्प्रूवमेंट आ गई है मेरी वॉइस में। चलिए माशाल्लाह, सही। तो आगे फ्यूचर में कंटिन्यू करने का है प्लान आपने, इसी तरफ ही इसको एज ए प्रोफेशन परस्यू करेंगी? जी, से आगे मैं कंटिन्यू भी करूँगी। चलें जी, इंशाल्लाह हमारी दुआएं आपके साथ हैं। और ताला, जैसे मैंने स्टार्ट में भी कहा था कि जब तक आपके मुंह से हम कुछ चंद अल्फाज अशार नहीं सुनते, शो में जान नहीं आती, सेगमेंट में जान नहीं आती। मेरे ख्याल से पीछे जनरेटर चल रहा है जिसकी वजह से हम फिजा की आवाज़ सही तरह क्लियरली सुन नहीं पा रहे हैं, नहीं तो हम फिजा की ज़ुबान से कुछ सुना। फिजा, एक बात बताइए, बचपन से आपके माँ बाप ने आपको दीन के बारे में बहुत कुछ सिखाया है, मौला के बारे में बहुत कुछ बताया है, करबला के बारे में बहुत कुछ बताया है। मैं चाहता हूं आखिरी मिनट है, 30 सेकंड्स में आप कुछ शेयर करें हमारे साथ, एक छोटी सी बात कोई भी। जी, उन्होंने मुझे शुरू से ही बताया है इमाम हुसैन के बारे में कि करबला में क्या हुआ सब कुछ, तो तब से मुझे पता है सारा ये। चलें जी, अच्छा आखिर में फिजा जाते जाते एक छोटा सा एक कलाम सुनाइए, और इसी के साथ ही हम जो है वो आपसे इजाज़त चाहेंगे। फिजा का कलाम सुनते हुए कल सुबह फिर मुलाकात होगी आपसे। तलहा और मुझे इजाज़त दीजिए, और फिजा आप कलाम सुनाइए, उसी के साथ ही हम इजाज़त लेंगे। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।